आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियोस में। मैं मुकेश एक बार फिर आपसे बात करने आया हूँ। कैसे ज़िंदगियों में मुश्किलों का सामना करते हुए हम इन मुश्किलों से निकल सकते हैं, और कैसे ज़िंदगी में जो सफलता के बारे में हमने सोचा है, माना है और कोशिशें करी हैं, हम कैसे इससे पार पा सकते हैं। चलिए, आज के पहले टाइटल के बारे में बात करते हैं और ये टाइटल क्यों चुना, फिर इससे बात की शुरू करते हैं। टाइटल है टफ टाइम्स एंड स्ट्रॉन्ग माइंड्स। ठीक है। कठिन समय और एक दृढ़ विश्वास वाला दिमाग, मजबूत भरोसा। देखिए, जीवन में कठिन समय जरूर आता है। कठिन समय का मतलब है आर्थिक तंगियां, पैसों की तंगियां, तगादे, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां, जब हमें लगता है कि हमने जो फैसले लिए हम इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं, शायद निकल ही ना पाए इस स्थिति से, या पता नहीं अब ये जो दिन आया है ये कब ठीक होगा। और भावनात्मक समस्याएं, अपनों को खो देने का या अपनों के से विश्वास टूटने का, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचने का एहसास। तो जिंदगी में जो ये आर्थिक तंगियां हैं, जो भावनात्मक समस्याएं हैं, लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समय समय पे आती रहती हैं। समय समय पे सभी लोगों ने सामना किया, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति थे, चाहे वो एक सफल व्यक्ति थे। ठीक है। ये किसी भी लेवल पे थे जीवन के। ऐसा नहीं कि ये गरीबों की ज़िंदगी में कम, अमीरों की ज़िंदगी में ज़्यादा आता है, या मध्यम वर्गीयों की ज़िंदगी में कम या ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्तियों के जीवन में ये वक्त आता ही है जब उसे लगता है कि उसके पास आर्थिक तंगी है, जब उसे लगता है कि वो भावनात्मक रूप से बहुत परेशान महसूस कर रहा है, या ये कहें कि वो बहुत उथल पुथल से घूम रहा है, या जो ये कठिन वक्त होता है ना, ये जो वक्त है ये बहुत सहनशीलता का समय होता है, जब हमें बहुत सहन करना पड़ता है, और ये हमारी ताकत की परीक्षा लेता है। दरअसल ये जो कठिन वक्त होते हैं हमारे चरित्र को मजबूत करते हैं। ये जांच करते हैं कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, हम कितना जो दृढ़ संकल्प है इसको अ, और ज़्यादा परखने का एक समय है, परखता है। हमने जो बात करी है, जो हम सोचते रहे, जो हम चाहते रहे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सही बात तो यह है कि जो कठिन समय होता है हमारी असली क्षमता को परखता है। चलिए, जीवन के कठिन वक्त में दो पहलू हैं, एक आर्थिक और एक भावनात्मक। पहले बात करते हैं आर्थिक की, पैसों की तंगी की। देखिए, पैसों की तंगी एक ऐसी तंगी है जो हम लोग लगभग हर रोज महसूस करते ही हैं। जरूरत आती है क्योंकि हमारी जो हमें जो ज़रूरतें हैं, ज़्यादातर ज़रूरतें हैं जीवन की, वो कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। लगभग सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें लगता है कि अ, हमें ये तंगी बहुत ज़्यादा महसूस करने लगी है। कर्ज आ रहा है, चाहे वो बैंकों से हो, चाहे हमने बाहर से ले रखा हो, ये इतना बढ़ जाता है। या फिर हम कोई काम करना चाह रहे हो, कोई जिम्मेदारी पूरी करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट है जो हमें चालू करना है, हमें पैसों की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन हम कितनी ही कोशिश कर रहे हैं हमें पैसे नहीं मिल पा रहे। ठीक है। या जो हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही। इन स्थितियों में क्या करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन स्थितियों में अगर जो सबसे पहली चीज़ है हमें क्या करनी चाहिए, वो है शांत रहने की कोशिश। कुछ सबसे जो जरूरी अस्त्र है ना, जो सबसे जरूरी वेपन है ऐसे समय का, जब हम कठिनाइयों का बहुत अधिक सामना कर रहे होते हैं, पैसों की तंगी का सबसे अधिक सामना कर रहे हो, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, प्लीज़ शांत रहने का अभ्यास करिए। जब आप शांत रहेंगे तो सच बात है कि आप ज़्यादा सोच पाएंगे उन पहलुओं के बारे में कि इन परिस्थितियों का से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। दरअसल पता है, जब पैसों की तंगी होती है तो आपके पास आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो कल आपके सहयोगी थे, आज उन्होंने मदद करनी बंद कर दी है। ऐसे लोग जो जिन्होंने कभी आपकी मदद करी थी, आज अपना बकाया वापस मांगने लगते हैं। अचानक आप देखेंगे कि उन्हें पता है कि अभी आपके पास स्थिति नहीं है चुकाने की, पर हर रोज कैसे न कैसे वो आप पे दबाव बनाने लगेंगे। दरअसल पता है, यही एक समय होता है, वो जो दबाव बनता है वो हमें बहुत निराशा, बहुत तकलीफ की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। सच्चाई ये है कि ये स्थिति हाँ बोझिल करती है आपको, पर ये इतनी बोझिल स्थिति नहीं है।
जितनी उनकी बातों से हम महसूस करने लगते हैं, शांत रहने से हमें एक ताकत मिलती है ये समझने की कि कैसे हम अगला स्टेप लेंगे, कैसे उनकी बातों को, चुनौतियों को जो उनके द्वारा दी जा रही है उसे झेलते हुए हम एक योजना बना पाएंगे कि हम इन परिस्थितियों से निकले। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक कठिन समय आता है, जब इस तरीके के दबाव के क्षण होते हैं, जब हमें चुकाना है और हमारे पे कोई माध्यम नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो ज़रूरी है कि हम अपनी वित्तीय स्थितियों का आकलन करें। हमारे पास कुल कितनी देनदारी है ये लिखना ज़रूरी है। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को इन पैसों की तंगी से उबार सकते हैं, इनका लिखना जरूरी है। तो डियर, सबसे पहले एक सूची बनानी चाहिए आपको। मन शांत करिए, ध्यान दीजिए कि आपको किनका कितना पैसा चुकाना है और वो कौन कौन से तरीके अब इस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में हो सकते हैं जब आप इन पैसों को चुकाने की काबिलियत पा लेंगे। ये सब कॉपी पेन लेके बैठने का एक है और एक दिन का नहीं है डियर, समय लगता है। बहुत ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से लिखेंगे, यकीन मानिए कर पाएंगे। अब जब आपने ये लिखा कि कितना पैसा किस किस का चुकाना है, सारी चीज़ें लिख लीजिए, छोटी छोटी रकम। हाँ, इसमें उन पैसों को भी, खर्चों को भी शामिल करिए जो आपके रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। खाने पीने के खर्चे हैं, ठीक है, फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, मोबाइल एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें। जब आप ये कर लेते हैं तो अब आपको ज़रूरत है अपने इनकम की सही बजट बनाने की। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके कितने खर्चे हैं जो रोज़ाना हो रहे हैं या वर्तमान में, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे आप पे पैसा आ रहा है। कर्ज बढ़ गया है आप पे, भूलिए नहीं, आपको उसे भी चुकाना है। आपने कोई नया प्रोजेक्ट सोचा हुआ है जो रुका हुआ है इसमें कि आपके पास कहीं से पैसे का सोर्स है। तो शांत रहने से आपके मन में तकलीफ का काम भाव कम होगा। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करेंगे कि वर्तमान में आपको कितनी देनदारी है और कितने रिसोर्सेज हैं जो आपके पास है, कितना पैसा, कितने धन संपत्ति आपके पास है, या कौन कौन से इनकम के सोर्स है, फिर साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके खर्चे कितने हैं, खर्चे महीने के, हफ्तों के, दिनों के हिसाब से, और आप पे इनकम के सोर्सेज कितने हैं करंट में। जब आप इसका आकलन करेंगे तो आप उन क्षेत्रों को पहचान पाएंगे जहां आप कटौती कर सकते हैं अपने खर्चों में और बचत कर सकते हैं अपनी आय से। यानी खर्चों में कटौती तो करना पड़ता है कठिन समय में, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि शायद इस तरीके से आप अपनी बचत के लेवल को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। ध्यान रखिए, ये थोड़ी सी जो बचत दिखाई दे रही है ये बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि एक आपको इस कठिन समय में, कठिनाइयों में आपको एक उम्मीद देती है कि आप एक बेहतर फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और बात, छोटे बदलाव हमेशा एक बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं, एक बड़ा नजरिया पैदा कर देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चे जो परिवार में हैं उन्हें सेविंग की आदत डालते हैं, गुल्लक वाला पुराना, 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए। लेकिन जब एक लंबे समय तक इस तरीके की बचत होती है ना छोटी छोटी, तो अचानक देखते हैं ऐसे विपत्ति काल में यही गुल्लक में जमा पैसा एक बड़ी रकम बन के किसी एक बड़ी समस्या का हल बन जाती है। इसीलिए छोटी बचत हमेशा ध्यान रखिए एक बड़ा बदलाव पैदा कर सकती है। इसलिए प्लीज़, अगर आय और व्यय के जब आप बजट बनाएंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपको कटौती कहाँ करनी है, और अगर वो छोटी सी भी बचत है तो प्लीज़ उस बचत को करिए। ये कठिन वक्त में आपको एक बड़ी मदद दे पाएगी, कम से कम एक हिम्मत तो दे पाएगी आपको कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ रही है आपको तो आप ऐसे लोगों से बात करें जिन्हों जो पैसों का लेन देन करते हैं, या जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई भी शर्म और झिझक जैसी बात नहीं होती कि अगर हम पैसों की तंगी में गुजर रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो पैसे के लेन देन का काम करते हैं। कई बार इस तरीके की बातों में कोई ना कोई हल निकल जाता है और आपकी समस्याएं कम होती हैं।
देखिए सच्चाई ये है कि जो पैसों की तंगी आती है ना, तो वो लंबे समय तक बनने के लिए आती है। ठीक है। और जो पैसों की तंगी की जो दूरी है, वो एक दिन में नहीं दूरी होती। इसमें समय लगता है, एक योजना लगता है। आपके लिए जरूरी है कि आप एक लक्ष्य बनाएं, टारगेट बनाएं, छोटे छोटे गोल क्रिएट करें कि, और प्रायोरिटी बनाएं, एक लिस्टिंग करें कि आपको पहले किसको, दूसरे नंबर पे किसको, तीसरे नंबर पे किसको, इस तरीके से सूची बनाएं। एक इरादा बनाएं कि किस तरीके से आप अपने कर्जों को खत्म कर सकते हैं या अपने खर्चों को कमी कर सकते हैं, और किन स्रोतों से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। देखिए, तंगी के समय में आपको अपने लिए जो अतिरिक्त इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम है, आपको उनके सोर्स, जो सोर्सेज हैं, उनको बारे में भी पता लगाना चाहिए। पता लगाने का मतलब क्या है? या देखो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, कोई फ्रीलांसिंग हो गया, डेटा एंट्री का जॉब है, ऑनलाइन आजकल मिलता है। देखिए, ओवर टाइम करते हैं ना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या कोई ऐसा काम कर लीजिए थोड़े वक्त के लिए। देखिए, मुश्किल वक्त है तो थोड़े वक्त के लिए। घर के जो सदस्य हैं, आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब अब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास आ जाते हैं, विकल्प आप और इनकम के बढ़ा लेते हैं, तो जो कठिनाइयां हैं, पैसों की तंगी है, उनमें मदद जरूर मिलती है। आप उस मदद की तरफ ध्यान रखिए। देखिए, ऐसे कठिन समय में हाँ, एक थोड़ा सा लगता होगा कि ये तकलीफ देने का अनुभव है। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं, या आप जिनका इस्तेमाल नहीं करें, या जिनका इस्तेमाल आप कभी कभार कर रहे हैं, या देखो, मुश्किल वक्त से निकलने में ऐसी चीज़ों को बेचने में कोई शर्म, कोई झिझक, कोई तकलीफ महसूस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आर्थिक तंगी, जो पैसों की तंगी में वर्तमान में आप फंसे हैं, ये एक एक बेहतर उपाय है। ये किसी भी तरीके से आपका अपमान, इंसल्ट नहीं है। ये एग्जैक्टली ये वो परिस्थिति है जहाँ पे ये एक बहुत विवेकशील, सोच समझ के और शांत रह के आपने ये फैसला किया। ठीक है। देखिए, जो आप बेचते हैं, सच बात ये है कि आपने कमाया भी तो आप ही ने था। और विश्वास करिए, लक्ष्य बना के जब आप इस आर्थिक तंगी से निकलेंगे ना, तो आप उससे ज़्यादा बेहतर और समृद्ध स्थिति में होंगे। क्योंकि आपने कठिन वक्त में जिन चीज़ों को जोड़ा, आप इसीलिए तो जोड़ते हैं ना कि कठिन वक्त में आएगा तो हम इनको बेच के, किसी को दे के अपनी समस्या का हल कर पाएंगे। कर दीजिए, मत शर्माइए, मत बेइज्जती महसूस करिए कि आपको अपनी चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। बिल्कुल, ये सब करते हैं हर वो व्यक्ति जो कठिन समय में किसी न किसी दिक्कत में है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, किसी भी लेवल में वो जीवन स्तर क्यों ना करो। ये बहुत सामान्य समझ है कि आर्थिक तंगी से निकलने के लिए आपको अतिरिक्त राय आय की जरूरत होती है। इसके लिए आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी वस्तुएं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती या कभी कभार ज़रूरी थी, आप उनको बिक्री रह रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है यार, समय है, विपरीत है, निकल जाएगा। देखिए, गोल्ड लोन वगैरह आपने देखे हैं, लोग गोल्ड लोन क्यों लेते हैं ऐसे समय के लिए? इसी समय के लिए तो ले रहे हैं। गोल्ड लोन आदमी तब लेता है जब या तो उसे कोई व्यवसाय करना है, कोई मौका दिख रहा है, या फिर कठिनाई इतनी बढ़ गई है कि उन्हें पैसों की जरूरत है। तो क्या दोबारा इनकम आएगी तो पैसा चुका के वापस अपना गोल्ड नहीं ला पाएंगे? ऐसी और भी चीज़ें हैं घर में। अगर आपको लग रहा है कि आप तंगी में फंस गए और कुछ चीज़ें बिक रही हैं, मत सोचिए कि ये आपका अपमान हो रहा है या आपने दिले, क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो सारे लोग, हम, जिन्होंने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है या जो कर रहे थे। ठीक है। और हमारा बचना या आपा बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनों का बचना बहुत इंपॉर्टेंट। आप पहले उन्हें निकालने के लिए चीज़ों को जाने दिए, इसके लिए तकलीफ मत बनाइए, क्योंकि यकीन मानिए जब इस वक्त से आप निकलेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अब आता है दूसरी चुनौती, भावनात्मक चुनौती, जो हमें इसके साथ होती है। ये भी उतनी ही तकलीफ देती है जितनी आर्थिक चुनौती देती है। भावनात्मक चुनौती हमें अपनों से मिलती है, हमारी एक्सपेक्टेशन से मिलती है। जब हमारा कोई अपना अ, चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, या कुछ ऐसा कह देता है, या कुछ ऐसा कर देता है कि
हमारी जो हिम्मत है ना, हमारे अंदर जो एनर्जी है, जीने की चाह है, वो तक कम हो जाती है। हमें सच बात यह है कि हमें जो प्रेरणा थी, जो इंस्पिरेशन थी हमारी आगे बढ़ने की, जो पर्पस हमें लगता था कि हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, बनेंगे, ऐसा लगने लगता है किसके लिए करेंगे, कोई तो बचा नहीं। जिसके लिए सोचा था वो है नहीं, जिसको अपना मानते थे उसने ऐसा कर दिया। सच बात यह है कि जो इमोशनल, भावनात्मक चुनौती है, वो भी उतनी ही तकलीफ देती है जितनी एक आर्थिक चुनौती है। और इसलिए भावनात्मक कल्याण का होना बहुत जरूरी है, इमोशनली स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है उस स्थिति में कि आप अपनी जो खोई हुई ऊर्जा है, जो आपके अंदर प्रेरणा है, आप उसको दोबारा वापस कर सकें। क्योंकि अगर आपको किसी भी तरीके की, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो भावनात्मक हो, अगर आपको इसका समाधान करना है तो आपको समाधान पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ठीक है। और अगर आप इमोशनली वीक होंगे, कमजोर होंगे, हर्टेड फील करेंगे, तो आपके लिए समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे समय में क्या करें? अपना ख्याल रखें, क्योंकि दुनिया में खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जिनका भी ख्याल रखते हैं या जिनके ख्याल की वजह से आपका ये हाल है, यकीन मानिए आप उनका ख्याल भी केवल तभी रख पाएंगे जब आप ठीक होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रख सकें। अपने आसपास के दोस्तों को, ऐसे लोगों को जिन पे आप भरोसा करते हैं, अपनी स्थिति बताएं, आपका क्या हाल चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ इसमें झिझकिए मत। जैसे क्या होता है पता है, जब हम अपनी तकलीफ ऐसे लोगों से साझा करते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हमें ये एहसास हो पाता है कि हम सिर्फ उनके लिए ज़रूरी नहीं थे जिन्होंने हमें तकलीफ दी, बल्कि हम उनके लिए भी ज़रूरी हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं। और कई बार हमें ऐसे नए दृष्टिकोण मिल पाते हैं, जिन दृष्टिकोण को हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा गवा दी थी, अपने अंदर की प्रेरणा को गवा दिया था, हमने उस उम्मीद को गवा दिया था, क्योंकि हम ठेस, दुखी, तकलीफ, हारा हुआ जैसे एहसासों में फंस गए थे। तो अपने दोस्तों को और अपने ऐसे लोगों को जो हमें समय पे साथ देते आए हैं, या ज़िंदगी में हमारा अनुभव है कि वो हमारे साथ दे सकते हैं, उनसे बात करिए। मन हल्का होगा, नए रास्ते मिलेंगे, आपको नई प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ने का बोझ मिलेगा। साथ ही साथ आप माइंडफुल और कृतज्ञता का अभ्यास करें। देखिए, दिल से सोचना और दिमाग से सोचना दो एस्पेक्ट हैं। हमारे जीवन में जितना भी पसंद है, नापसंद है, जैसे फैसले हम करते हैं वो दिल से करते हैं। लेकिन जो हमारे पे भगवान ने दिमाग दिया है ना, ये हमें कल के बारे में सोचने का और क्या सही है का सही सही आकलन करने का एहसास ज़्यादा कराता है। तो प्लीज़, जब आप इमोशनल हैं, जब आपको लग रहा है कि नहीं है, जब आप लोगों से अपनी तकलीफ, अपने मन में क्या चल रहा है जैसे भावनाओं को शामिल करते हैं, नए दृष्टिकोण आपको मिलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए था ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में आपको माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी आपको बातें अपने दिमाग से सोच के करनी चाहिए। दिल को हावी होना थोड़ा कम करने दें। आप एहसास कर सकते हैं, हम सभी करते हैं, दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं। प्लीज़ कल के बारे में सोच के बात करिए। ये सोच के बात करिए कि आपने सपने क्या देखे थे, जो इस परिस्थिति में, जब आपको आर्थिक तंगी आई, जब आपको भावनात्मक प्रॉब्लम है, जब आप इमोशनली भी ट्रबल फील कर रहे हैं और जब फाइनेंशियली भी ट्रबल फील कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे समय में हमेशा वो सोचे जो आप भविष्य में करना चाहते थे। क्योंकि जब आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जैसे ख्याल अपने मन में लाते हैं ना, तो एक्चुअली में आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आपके लिए जो ये कठिनाइयों का वक्त है ना, वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब पता है ऐसा करने के लिए क्या करिए? ऐसा करने के लिए कुछ समय अपने लिए निकालिए और उन पलों के बारे में सोचिए जब आप खुश हैं, जब आपको जीवन में कुछ ऐसा घटा था, जब आपके चेहरे में हंसी आई थी, वो वक्त जिसने आपको अच्छा महसूस कराया था, खास महसूस कराया था, अपना मन महसूस कराया था, प्यार महसूस कराया था, संतुष्टि महसूस कराई थी, ये महसूस कराया था कि आप चाहते हैं जीवन भर ऐसा ही बना रहे। दरअसल कभी कभी जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो छोटी छोटी खुशियां जो है वो आपको
बड़ी राहत दे जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोज एक्सरसाइज करिए, जरूरी है। व्यायाम करिए, योग करिए, या ऐसे शौक जो आपको एंटरटेन फील कराते हैं। ये समझ सकते हैं कि मन नहीं लगेगा। यकीन मानिए, अगर कोई आपका ऐसा शौक है, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, बेशक मेरा खेलने का मन ना करे, लेकिन अगर मैं मैदान में पहुंच जाता हूँ और मुझे बैट पकड़ने का मौका मिलता है या बॉल डालने का मौका मिलता है, तो मैं अच्छा तो जरूर महसूस करता हूँ। सच बात, ये जो इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर है ना उस सिचुएशन में, वो रिलीफ हो जाता है मेरा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप योग या ध्यान लगाते हैं, या फिर कोई ऐसा शौक जो आपको बेहद पसंद है, आप उसे दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो आर्थिक तंगी का जो प्रेशर आप पे था, जो फाइनेंशियल बर्डन आप फील कर रहे हैं, जो इमोशनल बर्डन आप फील कर रहे हैं, जो हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जो तकलीफ सी आपके अंदर चल रही है, वो उस वक्त के लिए, जब तक आप इन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल भूल जाएंगे, कम हो जाएगा। क्योंकि आपने उस खेल के दौरान या उस व्यायाम या एक्सरसाइज के दौरान अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर दिया है। दरअसल इन चीज़ों में हम एक स्मॉल टारगेट डेवलप कर देते हैं, और ये टारगेट हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसे करिए। अपनी जो गतिविधियां हैं, रोज के कामकाज करने का तरीका है, इसे थोड़ा संतुलित कर दीजिए इस दौरान। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की जरूरत है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। ठीक है। और एक आशा जो है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, होप, सब बेहतर होगा, इस आशा को बनाए रखिए, इसको मरने ना दीजिए। यकीन मानिए कि सब कुछ ठीक होगा। ये सिर्फ आपके इस विश्वास पे निर्भर करता है कि कठिनाइयों में आप में जो क्षमता है निकलने की, जो ये जो परेशानियां हैं, इन सबको दूर करने की ताकत आप में है। सिर्फ इस समय ने आपके जो विश्वास है अपने आप पे, उसको थोड़ा डिगा दिया है। आपको सिर्फ किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको अपने आप पे दोबारा से विश्वास करने की जरूरत है। अपनी स्किल्स पे, अपने गुणों पे ये यकीन करने की जरूरत है कि आप पहले भी ठीक करते आए हैं और आप बाद में भी ठीक करेंगे। हाँ, इस वक्त आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए भविष्य की कल्पना करिए और बहुत मेहनत करिए। ठीक है। अपनी कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता पे विश्वास करिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, सच्चाई ये है कि सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। सच बात, ये पॉजिटिव जब हम एटीट्यूड लेके चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू होते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सच बात ये पता है, चीज़ें हर समय ही बेहतर थी, सिर्फ क्या हुआ कि हमने देखना बंद कर दिया, क्योंकि हमारा फोकस उन तकादों, उन तकलीफ़ों, या वो जो घटना हमारे जीवन में घटी है उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए बाकी जो जीवन के जो अच्छे पहलू हैं, जिनसे हमें खुशियाँ मिल सकती थी, पॉजिटिव वाइब मिल सकते थे, आगे बढ़ने की चाहत आ सकती थी, हमने उसे थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया। वो मौजूद तो हमारे पास थे। तो जब आप इमोशनल बाउंडिंग से निकलने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, या ऐसे शौक, ऐसे समय को याद करते हैं जब खुशियाँ थी, या ऐसे शौक करते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है, या पॉजिटिव जो माइंड सेट है उससे काम करना शुरू करते हैं, जब आप अपने को यकीन दिलाते हैं यार सब ठीक कर लेंगे, हो जाता है। दरअसल दुनिया के कोई आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, जो भावनात्मक तंगी का उथल पुथल का सामना कर रहा है। हमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है, जाना है, देखा है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की समस्याओं का सामना किया, सफल हुए, और वो एक बेहतर स्थिति और समृद्ध स्थिति में बन के बाहर निकले। ऐसी ये जो स्थिति है ना, हमें ऐसे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि पता है, जब हम इस तरह की परिस्थितियों से निकले हुए लोगों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जन्म लेता है। और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास का खेल है। हमारा खोया आत्मविश्वास, हमारा कमजोर पड़ा आत्मविश्वास, बस एक बार वापस आ जाए, यकीन मानिए सब ठीक होगा।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो कायम रहता है। ये अंधेरे का वक्त, ये तकलीफ का वक्त भी कायम नहीं रहेगा। उजाला तो सामने है, सिर्फ यकीन करना है, एक ठोस कदम लेना है और आगे बढ़ना है। कुल मिला के ये है कि खुद पर विश्वास माने करें, कभी हार ना माने, अपना धैर्य, दृढ़ संकल्प, सकारात्मक दृष्टिकोण गवाए नहीं। यही चीज जो है, यही पॉजिटिव एटीट्यूड है, यही रेजिलियंस है आपका, यही डिटरमाइनेशन है। ठीक है, ये चीज जो है, ये जो होप है आपकी, ठीक है, ये जो पेशेंस है आप पे, ये सिर्फ इसी का टेस्ट है। ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है। जो आपने कोशिशें करी, उस कोशिशों को पाने की शक्ति का टेस्ट हो रहा है। सच्चाई ये है कि पता है, जब भगवान हमें बहुत सारा देना चाहते हैं ना, तो उससे पहले वो ये जांच करना चाहते हैं हम उसके लायक हैं या नहीं हैं। इसलिए ये कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है। हम जैसे ही इन कठिनाइयों को पार पाते हैं, तो जो अगला दिन होता है वो बेहतर होता है। जो हमने गवाया होता है शायद उससे बहुत बेहतर हम पा पाते हैं। शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, इतना बेहतर। यकीन मानिए ऐसा होता है, मैंने देखा है। मुझे अपने जीवन की एक घटना हमेशा आती है बड़ी अच्छी सी। कोरोना का समय, कोचिंग सेंटर चलाने वाला टीचर, यार बैंड बज गई। 2 साल तक इनकम नहीं थी, सारे बच्चे प्रमोट होके पास हो रहे थे। इसमें और क्या बुरा था, आदमी अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्चे जोड़ लेता है। तो बहुत सारी ईएमआई हो गई, घर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है, बिजनेस लोन है, छोटे छोटे अप्लाइंसेस पे लोन है। रेगुलर इनकम थी तो बांट लिया। मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे ही तो करता है। मैंने किया, 6 महीने तो सरकार ने वो दे दिया था ना सिस्टम, मोरेटोरियम दे दिया, तो 6 महीने भी बच गए। लेकिन उसके बाद मोरेटोरियम हट गया, कोचिंग सेक्टर चला नहीं, बच्चे प्रमोट हो रहे थे। इसका मतलब क्या था, बैंक का, कर्जदारों का तगादा शुरू। और ये तगादा इतना गंदा तो था, माता पिता थे, उन्हें तो डर। मैं भी बार बार कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मुझे अपने काम पे भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स डरते हैं, वो हमेशा कहते थे कर्ज लेके काम मत करना। देखिए, आम आदमी है, मध्यम वर्गीय है, बिना कर्ज के घर भी तो नहीं खरीद सकते ना, गाड़ी भी नहीं खरीद सकते। छोटे छोटे अप्लाइंसेस, ईएमआई, फ़ोन वगैरह जैसी चीज़ें हैं, कैसे कर लेंगे जब एक परिवार वाला आदमी है, पढ़े लिखे हैं। विश्वास था, हमें था। परिवार सच है कि उनके सामने जो इम्प्रेशन था वो इतना कमज़ोर था कि वो डरते थे, वो प्रार्थना करते थे। और इसी डर, दबाव, या ये कहीं कोरोना की वजह से, मुझे नहीं पता किस वजह से, अचानक मेरे पिता का निधन हो गया। ठीक 3 महीने बाद मेरी माता जी का निधन हुआ। मैं इमोशनली भी बहुत ब्रेक हो गया। और जो सरकार बच्चों को प्रमोट करी थी, इसलिए कोचिंग सेंटर तो नहीं चल रहे थे डियर। ये एक ऐसा वक्त था जब कई बार मन में आता था कि क्या मुझे कर्ज के जंजाल में फंस गया हूँ और रोजगार है नहीं, घर में जिम्मेदारियाँ हैं, कैसे निकलूं। सिर्फ एक भरोसा था कि बेहतर होगा, मुझे अपने काम पे भरोसा था। लेकिन इस समय ने दिखाया कि मुझे अपने काम के तरीकों में भी बदलाव करना है। सिर्फ कोचिंग सेंटर से नहीं होता। जब चीज़ें ठीक हुई तो मल्टीपल जॉब्स में आया। ठीक है, ऐसी कुछ समय अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तब भी तो ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। हम ऑनलाइन आ चुके हैं, हमने एक सैलून बना लिया, हमने एक शोरूम बना लिया, रेस्टोरेंट बना लिया। बेसिकली ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, अगर वो कोरोना का वक्त नहीं आता और भरोसा नहीं होता। देखिए, कर्ज भी खत्म हुए और नए बिजनेस आइडियाज़ भी आए। चीज़ें तो बेहतर होती हैं डियर। सच्चाई ये है कि किसी भी वक्त आप सब गवाइए, अपनी उम्मीद मत गवाइए, अपना विश्वास मत गवाइए। आपके जीवन में सब कुछ होगा, चाहे वो आर्थिक तंगी है, चाहे वो भावनात्मक तंगी है। हर किसी के जीवन में आती है, आपके में, मेरे में। पर यह बात सच है कि हर व्यक्ति सफल हो पाता है जो हिम्मत से काम करता है, जो समझ का इस्तेमाल करता है, जो अपना विश्वास खत्म नहीं होने देता, जो अपना धैर्य खत्म नहीं होने देता। कहने दीजिए कौन क्या कहता है, कुछ भी कहे, अपनी परवाह करिए। क्योंकि जब आप अपनी परवाह करते हैं ना ऐसे समय में, तो आप अपनों की परवाह कर लेंगे। यकीन मानिए, जिंदगी की सबसे बड़ी कला है आर्ट ऑफ सर्वाइवल। सिर्फ कठिन वक्त में कैसे सर्वाइव करना है, ये समझना जरूरी है। ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि कठिन वक्त हमेशा नहीं बना रहता, अच्छा वक्त
जरूर आता है। और जीवन दो ही वक्त से तो मिलके बना है, यहाँ पे या तो कठिनाइयाँ हैं या यहाँ पे उम्मीदें हैं। उम्मीदों का दामन मत छोड़िए, सब बेहतर होगा। मिलते हैं इसी आशा के साथ कि मेरी बातें आपके जीवन में कोई एक बेहतर और अच्छा पहलू बन के आएंगी, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, उम्मीद में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।